हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। आज एक नया टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन के बारे में यह कहा जाता है कि उस समय इतनी उच्च कोटि की नगरीय व्यवस्था थी जिस आधुनिक समय में भी ऐसी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आज हम कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसको जानकर हड़प्पा सभ्यता के बारे में विवाद रहा है। उसके नामकरण को लेकर, उसके उद्भव को लेकर, उसके विकास को लेकर। एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जो विकसित तो थी, लेकिन उसके खोज को लेकर, नामकरण को लेकर, उद्भव को लेकर तमाम समस्याएं जो है देखने को मिली। और समय समय पर जो है नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं। वर्तमान समय में भी जो है हड़प्पा से संबंधित कुछ स्थलों का खोज किया गया है। एक ऐसी सभ्यता जो बहुत ही रहस्यमयी सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता थी और जिसके साक्ष्य आज भी मिल रहे हैं। और उसकी नगरीय व्यवस्था उच्च कोटि की थी और व्यापार भी जो है विदेशों से होता था। एक ऐसी सभ्यता जो भारत को गर्व को बढ़ाती है। हम आज जो है ऐसी सभ्यता के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें नामकरण। जैसा कि मैंने बताया है कि यह एक विवादित तथ्य रहा है कि क्या नाम रखा जाए इस सभ्यता का। इसके अनेकों नाम की चर्चा की गई है, जिसको हम क्रमवार बताते हैं आपको। इसको आद्य ऐतिहासिक भी कहा जाता है। कांस्य युगीन, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, अनेकों नाम जो है इस सभ्यता के दिए जा सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसी लिपि जिसकी जानकारी तो हो लेकिन उसको पढ़ा न जा सका, वो आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। सिंधु और वैदिक सभ्यता के बारे में हमने बताया था। इसलिए इतिहासकार आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत इसको रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। कुछ लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस्य का प्रयोग सबसे पहले इसमें हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए कांस्य युगीन का। लेकिन आगे चलकर और धातुओं का प्रयोग होने लगा, तो इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहना ही उतना उचित नहीं माना जाता। इसके बाद सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी, इसके जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे वह सिंधु नदी के आसपास मिले हुए थे, तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता की बात कही गई। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि सिंधु नदी के अलावा सरस्वती नदी पे अधिकतर साक्ष्य मिले हुए हैं। इसलिए इसको भी जो है एक तरीके से नकारा जाता है कि सिंधु नदी के आसपास ही ये सभ्यता डेवलप नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो एक बड़ा स्थल माना जाता था इस सभ्यता का, इसलिए इसको मोहनजोदड़ो संबंधित सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता जो है कि सबसे प्रारंभिक अवस्था में खोजा गया था इस सभ्यता को। और प्राचीन काल में एक मान्यता थी कि जो सबसे पहले स्थल खोजा जाता है उस आधार पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम देते हैं। और इतिहासकार आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत भी इसको रखते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं
हड़प्पा सभ्यता के नाम से रख सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है कि सिंधु नदी के आसपास का जितना जोन है उसके आसपास ये सभ्यता विकसित हुई है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के भी से नाम से जाना जाता है। तो ये रहा इसके नामकरण से संबंधित कुछ तथ्य। किस किस आद्य ऐतिहासिक के नाम से आप जान सकते हैं? हड़प्पन सभ्यता के नाम के आप जानते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता जिसको कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए था कि कैसे कैसे इसके अनेक नाम हैं और क्या इसमें आप उसको समझते हैं, सही माना जाता है क्या नहीं माना जाता, इसलिए हमने आपको एक क्लास में बता दिया इसके नामकरण को। अधिकतर हम इसको जो है हड़प्पा सभ्यता जो सर्वमान्य है, और नहीं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता या तो आद्य ऐतिहासिक तो माना ही जाएगा क्योंकि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका होगा, तो सर्वमान्य जो है हड़प्पा सभ्यता इसमें माना जाता है अधिकतर। दूसरा टॉपिक इसके उद्भव को लेकर है कि वास्तव में नामकरण, उद्भव, विकास ये आपका मेंस का टॉपिक है, लेकिन हम आपको बेसिक जानकारी जो है उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। नामकरण को आपको जनरली हम बता दिया, अब आपको जो उद्भव के बारे में बताएंगे कि कैसे एक सभ्यता का विकास होता है, कैसे एक सभ्यता जो है इतनी विकसित अवस्था में पहुँची, वैसे उसका विकास कहाँ हुआ होगा, उसका जन्म कैसे हुआ होगा। सभ्यता का विकास, एक बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वह विकास की ओर अग्रसर होता चला जाता है, फिर धीरे धीरे जो है कि वह अपने युवा अवस्था में आता है, विकसित अवस्था में आता है। उसी प्रकार किसी सभ्यता का जन्म होता है तो आदिम तरीके से होता है, फिर वह धीरे धीरे अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार विकास करता जाता है और सभ्यता और एक दिन जो है विकसित अवस्था को प्राप्त करता है। तो इसमें मतभेद है, कहाँ से इसका विकास हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो दो सरप्रमुख जो आप चर्चा में देखते रहते हैं कि मेसोपोटामिया से इसकी तुलना की जाती है। इराक में लगभग, ये इराक का क्षेत्र है और ये ईरानी बलूची एक संस्कृति थी ईरान के क्षेत्र के, वहाँ से। इसमें इसके दो मत हैं, भी आपको बता देते हैं कैसे इसकी तुलना की जाती है मेसोपोटामिया से, और दूसरा जो है ईरानी बलूची संस्कृति है। उसके बाद सर्वमान मत क्या माना गया है हम उसको बताएंगे। मेसोपोटामिया से इसकी तुलना की जाती है, इसके जो विचारक थे मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड। कौन थे? मेसोपोटामिया के मानने वाले कौन थे? मार्टिन व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड। ये विचारक थे जिन्होंने माना कि मेसोपोटामिया से इसका जन्म माना जाता है। अब इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं जिस आधार पर यह कहा जाता है कि इसका जो है कि जन्म इसी सभ्यता से हुआ है। पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, इसको हम देखते हैं। पक्ष में इनके तर्क हैं ये इराक का क्षेत्र, दोनों नगरी सभ्यता थी। लिपि का ज्ञान था। दोनों नगरी सभ्यता थी और दोनों को लिपि का ज्ञान था। एक जैसी धातु का प्रयोग, इतना हम आपको बताएंगे कि आप जीएस मेंस में और प्री में इसको जो है कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पक्ष में तर्क क्या था कि दोनों सभ्यता नगरी सभ्यता थी और दोनों सभ्यताओं को लिपि का ज्ञान था और एक जैसी धातु का प्रयोग
किया जाता था। बाद में इसके विपक्ष में तर्क दिए गए। विपक्ष में क्या तर्क था कि हड़प्पा जो है अधिक विकसित, अधिक विकसित क्या था? पक्की ईंटों का प्रयोग। हुआ था ना, मोहनजोदड़ो में बनाने की कोशिश की गई, फर्श वगैरह, ये सब चीज़ें थी। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है, जो आपको जनरली मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलता। लिपि का ज्ञान, लिपि का ज्ञान था। तो विपक्ष में क्या था? जो हड़प्पन सभ्यता थी वहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी। अक्षरों की संख्या 400 थी। अब मेसोपोटामिया जो था वहाँ कीलनुमा, कैसा था? कीलनुमा, और अक्षरों की संख्या 900। तो लिपि में अंतर देखने को मिलता है। और देखते हैं आपका मंदिर का साक्ष्य कहाँ? हड़प्पा में नहीं मिला है। यहाँ पे मंदिर का साक्ष्य। तो हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अधिक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। दोनों के लिपियों में अंतर था। हड़प्पा में क्या था? भावचित्रात्मक, अक्षरों की संख्या जो है 400 करीब थी। मेसोपोटामिया कीलनुमा सभ्यता। आप कहीं में भी जाए, एक सभ्यता है तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपका लिपि नहीं बदलेगा, आपका जो लेखन शैली है, जो आपका लिपि है, वो लिपि ही रहेगा। तो अगर मेसोपोटामिया से हड़प्पा का जन्म हुआ होता तो वहाँ की लिपि भी सेम होती। तीसरी चीज़, हड़प्पा में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं, जबकि मेसोपोटामिया में मंदिरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं आपका धर्म जो है परिवर्तित नहीं होता। अगर मेसोपोटामिया से हड़प्पा का जन्म हुआ होता तो यहाँ पे भी मंदिरों के साक्ष्य मिले होते, भावचित्रात्मक शैली का विकास हुआ होता। इस आधार पर हम यह देखते हैं कि मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता का विकास मानना उचित नहीं है। ये जो है आपका पहला तर्क था। आपको समझ में आया? पश्चिमता सभ्यता, लिपि का ज्ञान, एक जैसी धातु का प्रयोग किया था। फिर इसको काटा गया इस पॉइंट को कि ये ज़्यादा सभ्यता विकसित थी, लिपियों में अंतर था। उसके बाद मंदिरों का साक्ष्य एक जगह से मिला हुआ है और मेसोपोटामिया से, हड़प्पा से नहीं मिला हुआ है। तो अगर इससे इसका जन्म हुआ होता हड़प्पा सभ्यता का, तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलती। उद्भव में ये पहला देखे थे। दूसरा उद्भव ईरानी बलूची संस्कृत से। ईरानी बलूची संस्कृत, इसके मानने वाले फेयर सर्विस और रोमिला थापर। तो हम बहुत ज़्यादा विस्तृत यहाँ नहीं बताएंगे। ईरानी बलूची संस्कृत को मानने वाले फेयर सर्विस रोमिला थापर थे। इन्होंने कहा कि सभ्यता से इसका विकास हुआ है, लेकिन यह अभी मान्य नहीं है। जो सर्वमान्य मत है
वो ये है कि यहीं की किसी संस्कृति से यहीं की किसी ग्रामीण संस्कृति से विकसित होकर सिंधु सभ्यता नगरी स्वरूप को प्राप्त करती। कहने का मतलब यही कि किसी सभ्यता से इसका विकास क्रमिक रूप से हुआ है। धर्मपाल, इसके विचारक कौन कौन थे? धर्मपाल थे और रेमंड अल्चिन। रेमंड अल्चिन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारी सभ्यता का विकास यहीं किसी ग्रामीण संस्कृति से हुआ है, धीरे धीरे जो है उसका विकास हुआ है। तो पहला टॉपिक हमने नामकरण से संबंधित देख लिया। दूसरा टॉपिक उद्भव, तीसरा विकास। तीसरा टॉपिक कौन सा देखेंगे? विकास। तीसरा टॉपिक विकास। तीसरा टॉपिक हम विकास से देखेंगे। इसमें क्या है? इसको मुख्यतः क्या है, 4 चरण में देख। प्राक हड़प्पन, आरंभिक हड़प्पन, और ये क्या है? परिपक्व हड़प्पन। और ये है क्या है? ये जो है उत्तर हड़प्पन। ठीक। प्राक हड़प्पन, हड़प्पा से पहले से नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल से इसको लिया जाता है, उसके पहले का, ठीक है, पूर्व हड़प्पन जिसको हम बोलते हैं। तो इसका कितना? और ये कितना है आपका? आपको डेट पे विशेष ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कैसे कैसे इसका 4 चरणों में विकास हुआ है। प्रथम चरण प्राक हड़प्पन, हड़प्पा पे पहले की अवस्था को लिया जाता है। इसमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से चीज़ों को लिया जाता है। ये सबसे प्राचीन स्थल मिला है भीरठाड़ा 2014 में हरियाणा में मिला हुआ है। सबसे प्राचीन स्थल अभी इस समय हड़प्पा का माना जाता है, सबसे प्राचीन स्थल। तो इसलिए यहाँ से माना जाता है। जो सर्वमान मत है इस सभ्यता का 2300-1750 ईसा पूर्व, एनसीईआरटी में भी आपको यही मिलेगा। इस समय हड़प्पा सभ्यता ये पहले की अवस्था है, अभी भी साक्ष्य आपको मिलते हुए जा रहे हैं। तो कैसे कैसे विकास किया? पहले में पशुपालन, कृषि, अस्थाई जीवन मिलता है ना आपका नवपाषाण काल करीब में। महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे यहाँ पे?
मेहरगढ़। दूसरे में क्या हुआ? नगरीकरण प्रारंभ हुआ। ठीक। महत्वपूर्ण स्थल क्या है? आमरी है। इसमें मेहरगढ़ है। अघिर ठाड़ा। यहाँ पे विकसित नगरीय व्यवस्था एक मापतौल महत्वपूर्ण स्थल। बहुत सारे स्थल हैं इसमें, लेकिन आपको एक दो स्थल आपको हैं। और उत्तर हड़प्पन में आपका पतन काल माना जाएगा, लोथल वगैरह। तो हम क्या देखते हैं, इसके विकास को 4 चरणों में बांटा गया: प्राक हड़प्पन, आरंभिक हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पन, उत्तर। गर्भावस्था, बच्चा हुआ, शिशु अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास हुआ, पहले अवस्था में पशुपालन हुआ, कृषि हुआ, स्थायी जीवन हुआ नवपाषाण काल के करीब में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीकरण का प्रारंभ होता है। उसके बाद परिपक्व में क्या हो जाएगा, विकसित जो है कि नगरीय व्यवस्था हो जाएगी, एक मापतौल हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। फिर अंतिम क्षण में पतन काल माना जाएगा। तो आपको हमने अब तक 3 टॉपिक बताया: नामकरण, उद्भव कैसे हुआ, मेसोपोटामिया से। लोगों को डाउट रहता है मेसोपोटामिया से, हमने तुलना करके बता दिया कि मेसोपोटामिया के पक्ष में क्या तर्क थे, विपक्ष में तर्क थे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बता दिया विकास कैसे किया, इसने 4 अवस्था में विकास किया। अब इसका विस्तार कहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहिए तो कर लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे लोगों तक जो है इसकी पहुंच बन सके और आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। धीरे धीरे मैं आपको करंट की क्लास भी जो है डालूंगा, कुछ अभी 1 लाइनर डालूंगा, फिर आगे आगे जैसे होगा फिर हम आपको डिटेल जो है करंट की जानकारी देंगे। आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। विस्तार में हम ये देखते हैं, विस्तार में क्या देखते हैं, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, चिनाब नदी के करीब। दक्षिण में दैनमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी। आलमगीरपुर मेरठ हिंदन नदी के। पश्चिम में जो सुक्के गडोर बलूचिस्तान जो पाक में है, ये दास्क नदी पर है। तो पूरा है आपका ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसका क्षेत्र विस्तार हड़प्पा सभ्यता का ये माना जाता है। टोटल अब तक जो एरिया माना गया है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लगभग 1400 स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 925 भारत में है, बाकी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो अभी भी इसका जो है खोज चल ही रहा है। तो प्रारंभिक चीज़ें हमने बता दिया, नामकरण, उद्भव, विकास, विस्तार। अगली क्लास में हम आपको नगरीकरण बताएंगे, फिर उसके बाद यहाँ का आर्थिक जीवन कैसे था, सामाजिक जीवन कैसे था, धार्मिक जीवन कैसे था, यहाँ के मनकों का प्रयोग होता था,
चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता था उसके बारे में बताएंगे। यहाँ का व्यापार कैसे कैसे होता था ये बताएंगे। फिर लास्ट में आपको पतन इतनी बड़ी सभ्यता की कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।